सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस इज संदीप भैया। एंड गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जीजीएस आईपीयू काउंसलिंग के बारे में। गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने कब करना है, टॉप के कॉलेजेस कौन कौन से हैं, उनकी कट ऑफ क्या जाती है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, सब कुछ एक ही वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। यूट्यूब पर होने वाली बहुत ही यूनिक वीडियो है और अच्छी बात है कि जीजीएस आईपीयू के हर कोर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। इनफैक्ट बीटेक के लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं और आपको अब एप्लीकेशन फॉर्म भी भरना शुरू कर देना है। हालांकि काउंसलिंग जो होगी वो जेईई मेन के रिजल्ट आने के बाद से ही स्टार्ट होगी, घबराने की बात नहीं है, पर एप्लीकेशन फॉर्म आपको पहले भरना पड़ता है, ये बात है। दिल्ली में जिनको भी बीटेक करना है, देखो दिल्ली में सबसे अच्छे बीटेक के जो कॉलेज है, आईआईटी दिल्ली की बात नहीं कर रहा, वो तो जे एडवांस से मिलता है, पर सब लोग जे एडवांस क्वालिफाई नहीं करने वाले हैं, ये बात भी फैक्ट है। मात्र 2.5 लाख बच्चे ही जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई होंगे और उसमें से 20-22 हजार ही बच्चे जे एडवांस क्वालिफाई कर पाएंगे। तो कुल मिलाजुला के मोटा मोटी बात यह है कि जो जेईई मेन के बिहाफ पे बेस्ट कॉलेज दिल्ली में देख रहा है उसके लिए सबसे अच्छी काउंसलिंग होती है जैक दिल्ली। लेकिन जैक दिल्ली के अंदर जो कॉलेज है, जैसे आपका डीटीयू हो गया, एनएसयूटी हो गया, ट्रिपल आईटी दिल्ली हो गया, आईजीडीटी हो गया, यहां एडमिशन लेने के लिए काफी अच्छा रैंक चाहिए होता है। और अगर आपकी किसी कारण बस बहुत अच्छा रैंक नहीं आया है तो जीजीएस आईपीयू आपके लिए एक बैकअप होगा। इसमें भी बहुत सारे अच्छे कॉलेज हैं, बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिनका परसेंटेज प्लेसमेंट, मीडियम सैलरी अच्छी है, लेकिन नो डाउट ये जैक दिल्ली के कॉलेजों के टक्कर के बिल्कुल नहीं है, पर फिर भी आप बैकअप के लिए जरूर डालोगे। और जो दिल्ली का बच्चा है, आई नो वो तो डालेगा ही डालेगा, बाहर वाले भी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि जब स्पॉट राउंड की बात होती है ना जीजीएस आईपीयू के काउंसलिंग की, तो दिल्ली वालों का तो वैसे नॉर्मल राउंड में 85% सीट रिजर्व होता है, पर स्पॉट राउंड में बाहर वालों को कई बार ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। तो काउंसलिंग की, हर एक काउंसलिंग की कुछ अपनी खूबियां और खामियां हैं जो मैं आपको बताता रहूंगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो और चलो शुरू करते हैं जीजीएस आईपीयू काउंसलिंग के बारे में, क्योंकि इसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी आ चुका है। देखो भाई, जो लोग लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनका फॉर्म 1 फरवरी से शुरू हो चुका है और 31 मार्च लास्ट डेट है। लेकिन जो लोग जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनका भी फॉर्म 1 फरवरी से शुरू हो चुका है, लेकिन लास्ट डेट अभी आई नहीं है। और ये लास्ट डेट बहुत खींच खींच के बढ़ाते हैं। अगर लास्ट डेट आ भी जाती ना तो मैं तो यही बोलता बेटा टेंशन मत लो, क्योंकि इनका लास्ट डेट हमेशा बढ़ता रहता है और ये लास्ट डेट चलेगा जेईई मेन के रिजल्ट तक, अप्रैल तक चलेगा, तुम लिख के ले लो, है ना। और जेईई मेन के रिजल्ट आने के बाद इनकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इनकी काउंसलिंग कब होगी तो उसका टेंटेटिव डेट इन लोगों ने अपने ब्राउचर में डाल दिया है। इन्होंने बोला है कि 2 जून से इनकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी बेसिकली, है ना। काउंसलिंग के लिए एप्लीकेशन फॉर्म तो पूरा अब से लेके अपना मार्च अप्रैल तक चलेगा, लेकिन जो चॉइस फिलिंग है वो 2 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, 2 जून से स्टार्ट हो जाएगी। और ये बोल रहे हैं कि चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट जो है राउंड 1 की, लास्ट ईयर 3 नॉर्मल राउंड हुआ था, 2 ऑनलाइन राउंड हुआ था और उसके बाद ऑफलाइन राउंड भी हुआ था, ऑफलाइन स्पॉट राउंड भी इन लोगों ने कराया था जीजीएस आईपीयू वालों ने, ठीक है। तो जो लास्ट डेट है वो 10 तारीख को है, 10 जून को है, और सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो आएगा वो 12 जून को आपका आ जाएगा। 17 जून तक आपको राउंड 1 का जिनको सीट मिलेगी उनको पेमेंट कर देना है। अब ये सब कैसे करना है वो तो मैं उस टाइम पर भी बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको जान लेना है, ये जानना जरूरी है। अगर मैं बात करूं जीजीएस आईपीयू में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन बच्चा एलिजिबल है, तो देखो यहां पर एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है, 12th है, कोई 75% की रिक्वायरमेंट नहीं है, मात्र 55% की रिक्वायरमेंट है पीसीएम में। लेकिन अगर आप कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे ब्रांच चाहते हो तो आपका फिजिक्स और मैथ दो मिलाकर भी एग्रीगेट मिनिमम 55% बनना चाहिए, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो जो लोग 12th पास आउट हैं वो एलिजिबल है, जो बच्चा भी 12th में अपियरिंग है वो भी एलिजिबल है, लेकिन एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपके पास पीसीएम में 55% से ज्यादा का एग्रीगेट होना चाहिए इन तीनों को मिलाकर, और इन ब्रांच के लिए 2 को मिला के 55% आपका होना चाहिए। और एक इंग्लिश लैंग्वेज आप पास होने चाहिए, मस्ट हैव पास्ड इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट। और वैसे भी यार बीटेक के लिए अंग्रेजी जरूरी है, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप टेंटेटिव डेट की बात करो कब अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है, तो देखो आपको अप्लाई करना पड़ेगा इनके ही वेबसाइट से, इनके वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जीजीएस आईपीयू की एप्लीकेशन की जो चार्ज है 2500 रुपए है। पिछली बार इनका ऐसा नहीं था, पिछली बार एप्लीकेशन भरने का 1500 अलग से ले रहे थे, उसके बाद काउंसलिंग का 1000 रुपए फिर बाद में देना पड़ता था। तो लास्ट टाइम भी 2500 ही था, लेकिन 2 पार्ट में देते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी क्या है,
अभी ऐसा सिनेरियो है कि ये लोग बोल दिए हैं कि भैया 1000 आप 2500 एक साथ जमा करिए इस साल। ठीक है, कहां से अप्लाई करना है जीजीएस आईपीओ के लिए, मैं आपको लिंक दे देता हूं यहां पर, सॉरी यहां पर आपको लिंक दे देता हूं, ये वेबसाइट की मैं लिंक डाल दूंगा, आप लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाइए या अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पे उसका ब्राउचर यहां से डाउनलोड कर लीजिए। मैं तो अभी अप्लाई करवाने जा रहा हूं, तो आप एग्जामिनेशन आप सबसे पहले यहां पर न्यू कैंडिडेट है तो आप रजिस्ट्रेशन आईडी पर जाए, रजिस्ट्रेशन अपना आईडी जनरेट करिए। आपको इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जैसे रिसेंट फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड जो आपके सर्टिफिकेट्स लगेंगे, अगर आप पास आउट हैं तो 12th एंड ऑल के सर्टिफिकेट्स लगेंगे, उसकी स्कैन कॉपी। अगर एप्लीकेशन फॉर्म को भरने में कोई दिक्कत आ रहा है तो परेशान मत होना, बोल देना मैं इस एप्लीकेशन फॉर्म भी भर के एक दिखा दूंगा, बस गलत मत भरना। उसके बाद आप अपना पैसा जमा करिए। जेईई मेन वालों के लिए 2500 रुपए है और बाकी ये सारे उसको मतलब इनके स्टेप्स को फॉलो करिए और फॉर्म को फटाफट फिल कर दीजिए। आई एग्री पर क्लिक करिए। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद से आप सबसे पहले साइन अप फॉर्म भरेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद से अपना पेमेंट कर देंगे। तो यहीं से आपको आगे बढ़ जाना है। मैं पूरा करके नहीं दिखा रहा हूं, वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर डाउट आएगा तो बोलना, इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना के दे दूंगा। ओके बच्चा पार्टी, अब बात करते हैं काउंसलिंग की। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे और उसके बाद काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग कब होगी, तो जेईई मेन रिजल्ट आने के बाद होगी। अब एप्लीकेशन फॉर्म राउंड 1 में बैठने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। अब आप एप्लीकेशन फॉर्म एनएलटी के बेसिस पे भर सकते हो, नेशनल लेवल टेस्ट जैसे कि जेईई मेन के बेसिस पे भर सकते हो। अब अगर आपको यहां से बीटेक करना है तो आपको जेईई मेन के बेसिस पर भरना होगा। और अगर आप यहां पर बायोटेक वगैरह से करना चाह रहे हो तो आप इनका एग्जाम होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सीईटी, उसके बेसिस पे कर सकते हो। अगर आप यहां से लेटरल एंट्री करना चाहते हो, बीटेक सेकंड ईयर में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आपको सीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा और सीईटी के एग्जाम का लास्ट डेट यही मार्च में ही है, आप देख लेना। और सीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा और उसके बेसिस पर आपको पहले फॉर्म भरना पड़ेगा। अब काउंसलिंग कैसे करानी है, तो हम लोग तो जेईई मेन वाले हैं, हम जेईई मेन के हिसाब से बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको राउंड 1 में जाने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आप भर ही रहो। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद से आप काउंसलिंग प्रोसेस में बैठोगे। राउंड 1 की काउंसलिंग के लिए सबसे पहले आपको चॉइस प्रेफरेंस बनानी है। चॉइस प्रेफरेंस भरने के बाद से आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद से आपका रिजल्ट आएगा, जो मैं आपको डेट बताया था उस डेट पर रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद से आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा, सीट एक्सेप्टेंस फीस देनी पड़ेगी। अगर सीट एक्सेप्टेंस फीस देते हो तो आप आगे बढ़ जाओगे, आपको सीट अलॉटमेंट लेटर दे दिया जाएगा और आपको विलिंगनेस सबमिट करना पड़ेगा। मतलब राउंड 1 के रिजल्ट के बाद पैसे देने के बाद से ये आपसे पूछेंगे कि क्या आप इस सीट को ब्लॉक करना चाहते हो या फिर अगले राउंड में जाना चाहते हो। तो अगर आप फ्लोट करोगे तो राउंड 2 में चले जाओगे उससे बेहतर सीट के लिए, और अगर आप फ्रीज करोगे तो यही सीट आपको दे दी जाएगी, फाइनल आपका एडमिशन यहीं क्लियर हो जाएगा। और अगर आप फ्लोट करोगे तो आप राउंड 2 में चले जाओगे और सेम प्रक्रिया, सेम प्रोसेस क्या होगा, रिपीट होगा। और अगर मान लो राउंड 1 में आपको कुछ मिल जाता है और आप फीस नहीं पे करते हो तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा और अगले राउंड 2 राउंड 3 में भी बैठने को नहीं मिलेगा। हाँ, स्पॉट राउंड में आप बैठ सकते हो। अगर आपको कभी विड्रॉल करना हो तो आप विड्रॉल कर सकते हो। विड्रॉल करने के बाद आप बाकी के राउंड्स में एलिजिबल नहीं होगे, लेकिन स्पॉट राउंड में एज अ फ्रेश कैंडिडेट आप फिर से बैठ सकते हो। तो दिस इज द ऑल अबाउट काउंसलिंग प्रोसेस। इसको अगर आपको समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो घबराइएगा मत। काउंसलिंग के टाइम में जब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा ना तो और डिटेल में समझ में आ जाएगा। बात करते हैं यहां पर रिजर्वेशन पॉलिसी की। अगर आप जीजीएस आईपीओ के फॉर्म को भरने जा रहे हो तो रिजर्वेशन पॉलिसी को पहले समझ लो, क्योंकि जिसने भी रिजर्वेशन पॉलिसी को समझा है उसको ये बात क्लिक हो जाएगी कि भैया बहुत आसानी से यहां पे एडमिशन हो जाएगा, बहुत लो रैंक तक एडमिशन हो जाएगा। किस किस केस में, बहुत सारे लोगों को अच्छी रैंक आने पर भी बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जीजीएस आईपीओ के पीछे भाग रहे होंगे और इससे अच्छे ऑप्शन उनके हाथ से निकल जाएंगे। तो पहले समझ लीजिए, जीजीएस आईपीओ में तीन तरीके के कॉलेज हैं। पहले तरीके का जो कॉलेज है वो है गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज में कौन कौन से कॉलेज है भैया? आपका यूएसआईसीटी है, दूसरा यूएसआर है, ये मेन कैंपस है अपना जीजीएस आईपीओ का इंजीनियरिंग का, और ये सेकेंड कैंपस है, और उसके बाद यूएससीटी है, एक केमिकल टेक्नोलॉजी का कॉलेज है। ये तीन कॉलेज अपने सरकारी हैं। उसके बाद से दूसरे कॉलेज कौन से हैं? दूसरे कॉलेज जो हैं जो दिल्ली में स्थित हैं, एनसीटी में लोकेटेड हैं, और तीसरे वो कॉलेज जो दिल्ली से बाहर है, आउटसाइड में
लोकेटेड है। अब तीनों टाइप के कॉलेजों के लिए अपने अलग अलग रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं। इस बार इन लोगों ने एक चीज मेंशन नहीं किया है, ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इन्होंने अपने ऑफिशियल में मेंशन नहीं किया है, लास्ट ईयर भी मेंशन नहीं किया था, लेकिन ईडब्ल्यूएस का कोटा लगता है। आप ये बात ध्यान रखिए, अब ध्यान से समझना। सरकारी में कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं चलता है। सरकारी कॉलेज कौन है? यूएसआईसीटी, यूएसआर, यूएससीटी। इनमें कोई गवर्नमेंट का कोटा, कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं होता है, कोई डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। इस बात को अपने ख्याल से निकाल दीजिए। प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट में कौन कौन से आते हैं? तो प्राइवेट में अपने जो बेस्ट कॉलेज हैं वो है अपना एमएआईटी, एमएसआईटी, और उसके बाद से भारतीय विद्यापीठ, भगवान परशुराम, और गुरु तेग बहादुर, डॉक्टर अखिलेश, और विवेकानंद। देयर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस। मैंने कुछ कॉलेजेस का नाम लिखा है। इनमें क्या होता है, 10% सीट, टोटल सीट का जो 10% सीट है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू फिलअप किया जाता है। अब मैनेजमेंट कोटा में डायरेक्ट एडमिशन होता है। वो कैसे होता है उस पर एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अगर आप बोलोगे तो। आपके डिमांड के ऊपर है। तो 10% सीट, टोटल सीट का 10% सीट मैनेजमेंट कोटा का होता है। उसके बाद बाकी जो सीट बचता है उसमें से 85% सीट जो होती है, उसमें से जो 85% सीट होती है वो होम स्टेट की होती है। होम स्टेट मतलब वो बच्चे जिन लोगों ने अपना 12th दिल्ली से किया है। बाहर से किया है उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप दिल्ली के हो और बाहर से 12th कर रहे हो तो आपको होम स्टेट नहीं मिलेगा। अगर आप बाहर के हो, दिल्ली में आके 12th कर रहे हो तो आपको होम स्टेट मिलेगा। और 15% सीट जो बचती है वो अदर स्टेट के लिए होती है। इन दोनों बातों को आप समझिएगा। सरकारी में क्या है कि 100% में से 85% सीट जो होती है होम स्टेट की होती है, और बाकी का जो 15% सीट होता है अदर स्टेट का होता है। इसमें सबसे पहले 10% सीट किसकी होगी? मैनेजमेंट कोटे की। उसके बाद से जो बचेगा उसका 85% होम स्टेट और 15% अदर स्टेट। ये बात ध्यान रखिएगा। अब सरकारी में जो होम स्टेट है वहां पर ओबीसी की कैटेगरी होती है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। लोग कहते हैं आईपीयू में ओबीसी की कैटेगरी नहीं होती है। नहीं, आईपीयू में ओबीसी की कैटेगरी होती है, लेकिन सिर्फ सरकारी कॉलेज में, वो भी होम स्टेट का। ईडब्ल्यूएस की भी कैटेगरी होती है, एससी की भी होती है, एसटी की भी होती है। तो ये सारी कैटेगरीज लगती हैं। डिफेंस का भी लगता है और पीडब्ल्यूडी की भी कैटेगरी लगती है, और उसका इस तरीके से रिजर्वेशन यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अदर स्टेट में ओबीसी नहीं लगता है। अगर आप अदर स्टेट के हो और ओबीसी कैंडिडेट हो तो आईपीयू में आपको फायदा ओबीसी का नहीं मिलने वाला है और ना ही ईडब्ल्यूएस का मिलने वाला है। लेकिन अभी भी एससी और एसटी का फायदा मिलेगा अगर आप अदर स्टेट के हो तो भी। इस बात को गौर फरमाइएगा क्योंकि रैंक पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। अभी मैं रैंक दिखाऊंगा। जो प्राइवेट है, प्राइवेट में कोई ना तो होम स्टेट ओबीसी काम करेगा, ना तो अदर स्टेट ओबीसी काम करेगा, ध्यान रखिएगा, और ना ही ईडब्ल्यूएस का लगेगा। तो प्राइवेट में सिर्फ एससी एसटी का रिजर्वेशन होता है। डिफेंस का बहुत बढ़िया फायदा देखने को मिलता है, पीडब्ल्यूडी का भी अच्छा फायदा देखने को मिलता है, बाकी कोई फायदा देखने को नहीं मिलता है। और जो बाहर के प्राइवेट हैं, जो दिल्ली एनसीआर से बाहर के हैं, उनमें क्या है, बाकी सब कुछ सेम है, सरकारी जैसा ही है, लेकिन ओबीसी का कोई रिजर्वेशन नहीं है, ईडब्ल्यूएस का कोई रिजर्वेशन नहीं है। जो दिल्ली के प्राइवेट हैं वहां पर एससी को 17% का रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन यहां पर मात्र 15% का रिजर्वेशन मिलता है। जो दिल्ली के कॉलेज हैं, दिल्ली के प्राइवेट कॉलेज हैं, वहां एससी को 17% का रिजर्वेशन मिलता है और बाहर वाले एससी को 15% का रिजर्वेशन मिलता है। तो ये रिजर्वेशन पॉलिसी आपको समझ में आनी चाहिए। अलग अलग कॉलेजों का रिजर्वेशन पॉलिसी अलग अलग है। मोस्ट ऑफ द लोगों को यही नहीं पता है, इनफैक्ट काउंसलर्स को भी नहीं पता है। बस वो काउंसलिंग कराए जा रहे हैं, बट दे डोंट नो ट्रिक्स एंड हैक्स। बट डोंट वरी, योर संदीप भैया इज हियर, आई नो ऑल द ट्रिक्स एंड हैक्स। किस तरीके से किसी बच्चे का लो से लो रैंक पर एडमिशन कराना है मेरे को पता है, और मेरे को बखूबी आता है। और यही रीजन है कि हर साल हजारों बच्चों का बहुत लो परसेंटाइल पर भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजों में एडमिशन करा देता हूं। अरे लाख लाख रैंक पर एमआईटी में हम लोगों ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जैसे ब्रांच और कंप्यूटर साइंस फैमिली के ब्रांचेस दिलवाए हैं, तो तुम टेंशन मत लेना। ओके, अब बात करें टॉप कॉलेजों का, तो ये है यहाँ के कुछ टॉप कॉलेज, जिसमें मैं बोलता हूँ यूएसआईसीटी, एमआईटी, एमएसआईटी, यूएसआर, यहां तक तो ठीक है। बाकी यहां इससे नीचे जितना जाओगे लेवल थोड़ा सा और लो होता जाएगा। अब इनमें हम कंपेयर करके देखेंगे, इनके कट ऑफ को भी देखेंगे और इनके प्लेसमेंट को भी देखेंगे कि इन कॉलेजों में किस रैंक तक एडमिशन हो जाता है। अभी तक तो मैंने आपको बताया रिजर्वेशन पॉलिसी। अब हम यहाँ के टॉप कॉलेजों के बारे में जानेंगे कि टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं और किस रैंक तक एडमिशन हो जाता है। और एक बात और, अगर आप इस साल बीटेक में एडमिशन लेना चाह रहे हैं जेईई मेन के थ्रू या किसी भी एग्जाम के थ्रू, तो आप हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम को मिस मत करना। मैं बार बार बोलता हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको एक्चुअली में काउंसलिंग की नॉलेज ही नहीं है, काउंसलिंग कराना ही उनको नहीं आता यार।
अच्छी रैंक आने के बाद भी कबाड़े कॉलेज में जाके एडमिशन ले लेते हैं ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। पर मैं बोलता हूं आप परेशान मत हो, आप एसटीबीजी को फॉलो करो, आप हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम में आओ, आपके रैंक के बिहाफ पे जो बेस्ट कॉलेज होगा डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपके रैंक के बिहाफ पे जो कॉलेज मिल सकता है, जो बेस्ट कॉलेज मिल सकता है वो मिले, चाहे वो कॉलेज पाताल से ही ढूंढ के क्यों ना निकालना पड़े, तुम्हारे संदीप भैया तुम्हारे लिए निकालेंगे और तुम्हारे रैंक पर बेस्ट कॉलेज मिलने की गारंटी मेरी है। अगर मैं बात करूं, अगर आप हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले तो हम आपको 24 घंटे के अंदर एक पर्सनल मेंटर असाइन कर देते हैं जो ऑलरेडी आईआईटीज एनआईटीज या इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशन से होते हैं। आपकी चॉइस फिलिंग बनाना आपके मेंटर का काम है, वही आपसे बात करके आपके लोकेशन के हिसाब से, आपके इकोनॉमिकल कंडीशन के हिसाब से और आपके बच्चे के ब्रांच प्रेफरेंस के हिसाब से प्रेफरेंस ऑर्डर तैयार करेगा कि कौन कौन से कॉलेजेस आपके रैंक पर मिल सकते हैं और उसमें से बेस्ट वाला कौन सा है, और हमारी कोशिश रहेगी कि जो मिल रहा है उसमें से हम बेस्ट वाला आपको दिलाएं। उसके बाद से आपको जब भी डाउट हो आप हमसे फोन के द्वारा या जूम मीटिंग के द्वारा आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे मेंटर से। हमारे मेंटर को आप कभी भी कॉल कर सकते हैं ऑफिस टाइमिंग में, कोई भी दिक्कत आए काउंसलिंग से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, अगर आपको एडमिशन से रिगार्डिंग कोई दिक्कत है आप हमें कॉन्टेक्ट करिए, वी विल डेफिनेटली कंसल्ट विथ यू। उसके अलावा हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं कि किस काउंसलिंग का फॉर्म कब आ रहा है, टाइमलाइंस क्या है एंड ऑल द थिंग्स। उसके बाद से आपके रैंक पर बेस्ट कॉलेज मिलने की गारंटी हमारी होती है और आप को जब भी डाउट हो यू कैन डायरेक्ट इंटरेक्ट विथ मी ऑल्सो थ्रू द जूम मीटिंग। और कॉलेज एडमिशन का हमारा 99.9% का सक्सेस रेट है। काउंसलिंग के लिए आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके डायरेक्ट हमारा जीजीएस आईपीयू का प्रोग्राम भी ले सकते हैं। हमारा ऐप का नाम है STBZ एकेडमी, हमारे वेबसाइट के थ्रू भी ले सकते हैं, दैट इज stbz.in। कोई डाउट आए तो आप इस पे कॉल करके कंसल्ट कर लीजिएगा। अगर हम बात करें टॉप कॉलेजों की कि जीजीएस आईपीयू के अंदर टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, तो पहले नंबर पर आता है USICT जो जीजीएस आईपीयू का मेन कॉलेज है, मेन कैंपस है। इसकी फीस बहुत ज्यादा तो नहीं है, 1,20,000 60,000 पर सेमेस्टर। लेटरल एंट्री की भी आपको इतना ही देखने को मिल जाएगा। यहां पर अगर हम बात करें कब बनाया गया था तो 1999 में इस कॉलेज को बनाया गया था। 78 एकड़ का 78 एकड़ का इसका कैंपस है। NIRF पिछले 3 साल को अगर हम देखें तो लगातार घट रहा है। 2022 में 74 पे था, 23 में सीधे 10 घट गया और 2024 में फिर से घट गया, 89 पर आ गया है। हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो इस साल का 41.2 LPA हाईएस्ट पैकेज है और एवरेज पैकेज इन्होंने खुद 7.26 दे रखा है। मीडियन सैलरी की बात करूं तो NIRF डेटा में इनका मीडियन सैलरी 8.28 है। पिछले साल इनके यहां परसेंटेज प्लेसमेंट 90% का था 2023 में, अभी परसेंटेज प्लेसमेंट घट के 88.79 हो गया, जो कि बहुत ज्यादा नहीं घटा है, लगभग वैसा ही है। अगर मैं बात करूं यहां पर कौन कौन से ब्रांचेस हैं तो देखो कुछ नई ब्रांचेस आई हैं। पहले देखो यहां 5 साल का कोर्स होता है, 5 ईयर का कोर्स होता है, लेकिन 4 ईयर में भी मतलब इंटीग्रेटेड होता है। बीटेक प्लस एमटेक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, बीटेक प्लस एमटेक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, लेकिन आप सीधे बीटेक पे भी स्विच कर सकते हो, बीटेक पे भी निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स ही थी, अब 2-3 ब्रांचेस और आईटी थी, अब 2 ब्रांच और ऐड हुई है, जिसमें से आपका CSE AI और CSE एंड डेटा साइंस है। अब इसके कट ऑफ की बात करता हूं। मैं जनरल कैटेगरी की कट ऑफ बता रहा हूं, हर कैटेगरी का कट ऑफ बताऊंगा, वीडियो 1 घंटे से बाहर चली जाएगी, जल्दी से खत्म करना है, इसीलिए मैं जनरल कैटेगरी की कट ऑफ बता रहा हूं। बाकी लोग अपना जाके चेक कर लें, है ना। कोई डाउट आए तो बोले, हम उस कैटेगरी का भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर साइंस होम स्टेट 48,952 पे और अदर स्टेट के लिए कंप्यूटर साइंस 31,000 पे बंद हुई। अब तुम देख रहे हो होम स्टेट वालों को कितना फायदा है, बाहर वालों को 31,000 पे जो कॉलेज बंद हो जा रहा है उनका 48,000 पे जा रहा है। लास्ट एडमिशन यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स में हुआ था, बाहर वालों को 52,796 पे मिला था और इलेक्ट्रॉनिक्स अंदर वालों को 71,000 पे ही बंद हो गई थी। अभी जो मैं आपको डेटा दिखा रहा हूं वो राउंड 3 का है, स्पॉट राउंड में इससे भी लो जाता है, लेकिन ऑफिशियल डेटा राउंड 3 का अवेलेबल था। आई हैव टू शो यू, यहां पर आप देख लीजिए, ये इनका USICT का कट ऑफ है। अगर नेक्स्ट कॉलेज की बात करूं तो दैट इज MAIT, सबसे ज्यादा पॉपुलर कॉलेज है इसके अंदर, IPU के अंदर। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बहुत छोटा कैंपस है, 12 एकड़ का कैंपस है और इसकी NIRF रैंकिंग बहुत पीछे है, 200 से 250 के बीच में आता है। हाईएस्ट पैकेज जो है इस साल का जो हाईएस्ट पैकेज है इस कॉलेज का वो 64 LPA है और मीडियन सैलरी 6 LPA है। अच्छा, मीडियन सैलरी इसकी लगातार जो है यहां पर आप देख सकते हो कि थोड़ी सी इसकी मीडियन सैलरी घटती जा रही है। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो 1,86,000 इसका फीस स्ट्रक्चर है, लेटरल एंट्री में भी सेम ही है। अगर आप इस साल की मीडियन परसेंटेज प्लेसमेंट देखो तो इस साल मात्र 63.91% ही बच्चे क्या हो पाए,
प्लेस्ड हो पाए हैं। तो दिस इज द ऑल अबाउट MAIT। और MAIT पर एक मेरी जल्दी वीडियो आने वाली है, आप उसको जरूर देखना। नेक्स्ट को अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, तो ये राउंड 3 का डेटा है, राउंड 3 का कट ऑफ है, जिसको आप देखिए, ये राउंड 3 का कट ऑफ है। यहां पर जो कंप्यूटर साइंस है लगभग 47,000 पे बंद हो गई थी और होम स्टेट को 80,000 रैंक तक एडमिशन दिया था। शिफ्ट 2 की अगर मैं बात करूं तो 49,000 पे बंद हो गया था और 84,000 पे होम स्टेट को एडमिशन दिया था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होम स्टेट के लिए 1,10,000 तक गई थी और बाहर वालों के लिए 58,000 पे बंद हो गई थी। अब देख रहे हो दुगना, सीधे दुगना कट ऑफ जा रहा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो 2-3 लाख रैंक तक एडमिशन देता है होम स्टेट को, बाहर वालों का तो 1 लाख रैंक से भी बाहर नहीं गया था। तो ये तुम डेटा देखोगे ना तो हिल जाओगे, बोलोगे यार MAIT जैसा कॉलेज इतना जल्दी अपना मतलब इसकी सीटें इतनी जल्दी भर जा रही हैं। पर ये डेटा सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, पर एक्चुअल में सच्चाई कुछ और है। मैं तुम्हें दिखाता हूं, जैसे मैं तुम्हें स्पॉट का डेटा दिखाता हूं। स्पॉट में क्या होता है, होम स्टेट का रिजर्वेशन खत्म हो जाता है। ये स्पॉट 1 का मैं डेटा दिखा रहा हूं, स्पॉट 2 में तो और इससे लो गया था। ऑफलाइन स्पॉट का डेटा है, देखने के बाद तुम हिल जाओगे। और स्पॉट में ही तो मजा आता है, क्योंकि हम लोग बहुत लो रैंक तक एडमिशन करा देते हैं अपने बच्चों का। और बहुत सारे ऐसे काउंसलर हैं जो ये दावा करेंगे कि हम 1 लाख रैंक पर भी MAIT में एडमिशन करा देंगे, और वो बोलते हैं कि हम मैनेजमेंट से कराएंगे या हम ऐसे कराएंगे। वो सब मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट, मोस्ट ऑफ द काउंसलर मुझे लगता है फर्जी हैं। वो क्या करते हैं, स्पॉट में बैठाते हैं और स्पॉट में बैठाते हैं, और वो भी जिस तरीके से तुम एडमिशन लोगे खुद से जाके उसी तरीके से एडमिशन कराएंगे, लेकिन तुमसे पैसा 2-4 लाख ऐंठ लेंगे सिर्फ एडमिशन के नाम पे। मैनेजमेंट कोटा पूरा डिफरेंट प्रोसेस है, स्पॉट में बैठना इज अ डिफरेंट प्रोसेस है। तुम यहां पे देखो IT 1,31,000 तक अदर स्टेट वाले बच्चे को मिला था। IT 1,21,000 तक अदर स्टेट वाले बच्चों को मिला था। CST 1 लाख रैंक तक मिला था। CS फर्स्ट मतलब फर्स्ट शिफ्ट 87,000 रैंक तक मिला था। तुम राउंड 3 के डेटा से कंपेयर करो, राउंड 3 के डेटा से, राउंड 3 के डेटा से मैकेनिकल भी 1 लाख रैंक वाले बच्चे को मैकेनिकल भी नहीं मिल रहा था, लेकिन जब बच्चा स्पॉट में बैठा तो 1 लाख रैंक पर सब मिलने लगा। CS एंड टेक्नोलॉजी मिलने लगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिलने लगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग मिलने लगा। EC तो भैया 1,41,000 तक गया था। एडवांस कम्युनिकेशन 1,59,000 तक गया था। VLSI 2 लाख तक गया था। EEE 2,19,000 तक गया था। तो ये देखो डेटा, अभी डेटा तुम नहीं जानते हो, जनरली जो काउंसलर्स हैं जो बैठे हुए हैं वो जानते हैं, और ये तुमसे मोटा पैसा लेते हैं और करवाते हैं, वो भी स्पॉट राउंड में ही एडमिशन है। बात समझ रहे हो? तो इसका एकदम बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है। हमें पूरा डेटा का आइडिया, तुम टेंशन मत लो, तुम हमारे प्रोग्राम को भी ले सकते हो। और मात्र 2 से 3,000 हमारा मतलब IPU का तो 1,500 या 2,000 चार्ज है भाई, बहुत कम चार्ज है। उसमें हम टिल स्पॉट राउंड तक तुम्हारी हेल्प करते हैं भाई। क्या जा रहा है इसमें, तुम्हारी बाकी तुम्हारी चॉइस। नेक्स्ट कॉलेज की बात करूं तो दैट इज द MSIT। हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो 50 LPA, मीडियम सैलरी की पैकेज की बात कर रहा हूं तो 6.05 LPA, और लास्ट ईयर 63.41% बच्चे यहां से प्लेस्ड हो गए थे। अगर मैं फीस की बात करूं तो फीस 1,71,000 है। अच्छा, हॉस्टल फीस अलग है, मैं सिर्फ कॉलेज फीस की बात कर रहा हूं। और अगर बात करूं इसकी NIRF रैंकिंग की तो इंडिया के टॉप 200 से 250 कॉलेजों मतलब 200 से 250 NIRF के बैंड में ये रैंक करता है। और कैंपस एरिया बहुत छोटा है, 8 एकड़ का कैंपस है। तो प्राइवेट कॉलेजों में ये चीज तुम्हें बड़ा दुखदाई लगेगा कि इनके कैंपस एरिया बड़ा छोटे होते हैं। ओके, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लगभग 1 लाख रैंक तक गया था अदर होम स्टेट का, और अदर स्टेट का 60,000 रैंक तक गया था। उसके अलावा ये मैं राउंड 3 का दिखा रहा हूं। अगर तुम इसका स्पॉट देखोगे तो स्पॉट राउंड में इसकी कट ऑफ तो MAIT से भी लो गई थी। ये स्पॉट राउंड का जो MAIT का मैंने कट ऑफ दिखाया। अगर CSE की बात करूं तो 1,14,000 होम स्टेट और अदर स्टेट 61,000। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं, राउंड 3 नॉर्मल राउंड है, स्पॉट राउंड में बहुत लो कट ऑफ जाती है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स का तो 1,75,000 तक होम स्टेट और अदर स्टेट 74,000 के आसपास तक गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स 1,85,000, अदर स्टेट लगभग 77,000 रैंक तक एडमिशन लिया था। और EEE की बात करो तो होम स्टेट वालों को 2,23,000 रैंक तक एडमिशन मिला था JEE में, और अदर स्टेट का 85,000 पर ही बंद हो गया था। तो तुम देखो 80 अदर स्टेट को तो 1 लाख रैंक पर भी यहाँ एडमिशन नहीं मिल रहा है नॉर्मल राउंड में। होम स्टेट वालों को डेफिनेटली ज्यादा फायदा हो रहा है। लेकिन जब बात स्पॉट की आती है ना तो स्पॉट में सीटें ओपन हो जाती हैं, होम स्टेट कोटा खत्म,
फिर मजा आता है अदर स्टेट वालों का। तो अदर स्टेट वालों को खेलने आना चाहिए कि कब सही टाइम पर उनको खेलना है। अगर मैं यूएसआर के, उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज हमारा आता है यूएसआर। यूएसआर की फीस है 1,20,000। ये यूएसआईसीटी का सेकंड कैंपस है, अभी नया नया बना है, कोई इसका बैच पास आउट नहीं हुआ है, पर कॉलेज बढ़िया है। 2021 में इसको बनाया गया था। इसका 18 से 19 एकड़ का कैंपस आपको देखने को मिल जाएगा। कैंपस अच्छा है, ऐसा मत सोचना कि नया बनाया तो कैंपस कुछ होगा ही नहीं, कैंपस ऑलरेडी बन चुका है। ओवरऑल कॉलेज इज गुड, ओके। और अभी इसका कोई बैच वैच प्लेस नहीं हुआ है। नेक्स्ट अगर इसके मैं ब्रांच की बात करूं तो इसके पास एआई एंड डेटा साइंस, एआई एंड मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स और आईओटी, इंडस्ट्रियल आईओटी जैसे ब्रांचेस हैं। इसमें 2 लाख रैंक तक होम स्टेट वालों को राउंड 3 में ही एडमिशन हो गया था। लास्ट राउंड जो नॉर्मल राउंड होता है, राउंड 3 में 2 लाख रैंक तक एडमिशन हो गया था। स्पॉट में इससे भी लो होता है, लेकिन हर एक का स्पॉट का डेटा दिखाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। अदर स्टेट का तुम यहां पर देख सकते हो। अदर स्टेट को लास्ट जो एडमिशन मिला था 84,000 पे मिला था। इंडस्ट्रियल आईओटी भी अच्छी ब्रांच है, नो इशू है ना, इसमें भी कोडिंग ही होता है। अगर इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलेज की बात करूं तो आता है अपना बीपीआईटी। हालांकि भारतीय विद्यापीठ बच्चे ज्यादा पसंद करते हैं, उसके बाद नंबर आता है बीपीआईटी का, पर चलो अपन लोग पहले बीपीआईटी डिस्कस कर लेते हैं। इसकी फीस है 1,83,000 और इसकी परसेंटेज प्लेसमेंट की बात करें तो ये तुम परसेंटेज प्लेसमेंट देख सकते हो, 55% के आसपास एनआईआरएफ डेटा के अकॉर्डिंग बच्चे प्लेस्ड हो गए थे। और मीडियन सैलरी की बात करूं तो दैट इज द 4.5 एलपीए। हाईएस्ट पैकेज इनके यहाँ से 50 एलपीए का गया था। कैंपस एरिया बहुत छोटा है, 6 एकड़ का कैंपस है, 2007 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। अगर इसके मैं कट ऑफ की बात करूं तो अदर स्टेट की 71,000 कट ऑफ गई थी कंप्यूटर साइंस के लिए, होम स्टेट को 1,49,000 पे, इलेक्ट्रॉनिक्स 2,43,000 पे और ट्रिपल 3 लाख रैंक तक आराम से एडमिशन दे देती है। तो काफी लो रैंक तक होम स्टेट का एडमिशन होता है। अदर स्टेट को 1 लाख रैंक पे मात्र इलेक्ट्रॉनिक ट्रिपल ही मिल पाई है। 1 लाख रैंक के बाहर अगर किसी की रैंक आ रही है तो इसमें भी बहुत अच्छी ब्रांच मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। राउंड 3 में ध्यान रहे, राउंड 3 में, स्पॉट में नहीं। स्पॉट में तो बहुत बड़े बड़े कांड होंगे, तुम उसकी टेंशन मत लो, है ना। बाकी अगर मैं बात करूं भारतीय विद्यापीठ की तो इसकी फीस है 1,80,000। और अगर मैं बात करूं तो इसका जो कैंपस एरिया है 8 एकड़ का है और इसका हाईएस्ट पैकेज अब तक का 64 एलपीए है। मीडियन सैलरी 6.5 एलपीए है। परसेंटेज प्लेसमेंट अगर मैं बात करूं तो इस साल का 60% का परसेंटेज प्लेसमेंट था। और अगर मैं इसके कट ऑफ की बात करूं तो देखो यहां पर कंप्यूटर साइंस, सीएससी विथ एआईएमएल, आईटी, ट्रिपल ई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल जैसी ब्रांचेस देखने को मिल जाएगी। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल काफी लो रैंक तक एडमिशन देता है। पर देखो मैं सिर्फ और सिर्फ अगर इन कॉलेजों में एडमिशन ले रहा हो तो मैं तुम्हें सिर्फ सीएससी फैमिली में जाने को ही बोलूंगा। ज्यादा से ज्यादा अगर तुम्हें जाना हो तो ईसी फैमिली में ही जाना, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल वगैरह में मत जाना। ट्रिपल ई में भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बाकी जिस कॉलेज में बोलोगे मैं डिटेल वीडियो बना के एक एक ब्रांच का प्लेसमेंट खोल के दिखा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी यहां पर जो एडमिशन हो रहा है 1 लाख रैंक पे तुम्हें ट्रिपल ई या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल जैसी ब्रांचेस मिलेंगी, जो कि मेरे हिसाब से बहुत वर्थ इट नहीं लगता है। हाँ, स्पॉट में तुम्हारी लो रैंक पर एडमिशन हो जाएगा, टेंशन मत लो, है ना, लेकिन स्पॉट में एडमिशन भी लेने आना चाहिए। नेक्स्ट कॉलेज की बात है गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसकी फीस है 1,58,000 और अगर मैं बात करूं इसके मीडियन सैलरी की तो 5 एलपीए मीडियन सैलरी है। हाईएस्ट पैकेज 52 एलपीए का गया हुआ है और ये एनआईआरएफ में अभी कहीं इसको रैंकिंग नहीं मिली है। अगर मैं बात करूं ब्रांच की तो ये सारे ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाएंगे। और होम स्टेट के लिए 2,84,000 पे कंप्यूटर साइंस मिल गया था, अदर स्टेट के लिए 1,12,000 पर कंप्यूटर साइंस मिल गया था। तो ये आपके सामने कट ऑफ है जिसको आप आराम से देख सकते हो। ये मैं जो कट ऑफ दिखा रहा हूं राउंड 3 का दिखा रहा हूं और जनरल कैंडिडेट का दिखा रहा हूं, सीआरएल, है ना। तुम्हें पता है किसका किसका रिजर्वेशन होता है, तो प्राइवेट में भैया ओबीसी का रिजर्वेशन होता नहीं है, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन होता नहीं है, सिर्फ एससी एसटी का रिजर्वेशन होता है। मोटा मोटी ये देख के आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट कॉलेज है अपना डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता। इसकी अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट सैलरी इस साल कम गई है, 17 एलपीए। मीडियन सैलरी गई है अपना 5 एलपीए के आसपास। कैंपस एरिया इनका 8 एकड़ का है, काफी छोटा आपको कैंपस एरिया देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे 80% बच्चे यहाँ पर प्लेस्ड हो गए थे। तो ओवरऑल मिला के आपको देखने को मिल जाएंगे, ओवरऑल आपको ये आईपीयू के कॉलेजेस देखने को मिल जाएंगे। आपको अगर इनका कट ऑफ देखना हो तो आप देखो यहाँ पर एआई एंड डेटा साइंस 3-3.5 लाख रैंक तक एडमिशन दिया था। कंप्यूटर साइंस में 2,74,000 रैंक तक बच्चों का एडमिशन हो गया था। सिविल में 4.5 लाख तक होम स्टेट का एडमिशन हो गया था। तो काफी लो रैंक तक
आराम से यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है होम स्टेट का। अदर स्टेट को बहुत अच्छे रैंक, मतलब बहुत लो रैंक पर एडमिशन राउंड 3 में नहीं मिला था। देखो इनसे अच्छे तो अपने यहाँ के जेएसएस और काइट वाइट हैं, ठीक है मेरे हिसाब से, बाकी तुम्हारी चॉइस। तो और जबकि इसकी कट ऑफ काफी हाई जा रही है एज कंपेयर टू जेएसएस एंड काइट वाइट से अगर हम कंपेयर करें तो, ठीक है। तो समझदारी के साथ हमें काउंसलिंग करानी है, समझदारी के साथ हमें एडमिशन लेना है। ओके, अब बाकी तो एक चार्ट है जिसमें आप परसेंटेज प्लेसमेंट हर एक कॉलेज का देख सकते हो। बाकी मैं यहां पर आपको सब कुछ एक साथ कंक्लूड करके दिखा देता हूं। जो टॉप के कॉलेजेस हैं, यूएसआईसीटी, एमएआईटी, एमएसआईटी, यूएसआर, बीपीआईटी, भारतीय विद्यापीठ, गुरु तेग बहादुर और डॉक्टर अखिलेश दास, ये यहां पर सबकी फीस आपको दे दी गई है। होम स्टेट में यूएसआईसीटी में राउंड 3 में जो लास्ट एडमिशन हुआ था 71,000 रैंक पे हुआ था, और अदर स्टेट में 52,000 रैंक पे हुआ था, किसी लास्ट ब्रांच में, जिस भी ब्रांच में हुआ हो। एमएआईटी में 2,48,000 पे हुआ था और अदर स्टेट में 89,000 पे हुआ था। हाईएस्ट सैलरी इसकी 41 है, इसकी 64 है, इसकी मीडियन 8.25 है, इसकी मीडियन 6 एलपीए के पास है। यहाँ पर 88 पॉइंट समथिंग परसेंट बच्चे प्लेस्ड हो गए थे, यहाँ 63% बच्चे प्लेस्ड हुए थे। एमएसआईटी में 63% बच्चे प्लेस्ड हुए थे। यूएसआर का भी कोई बैच निकला ही नहीं है, तो मीडियन सैलरी, हाईएस्ट सैलरी या परसेंटेज प्लेसमेंट की बात करने का कोई मतलब नहीं है। बीपीआईटी की अगर बात करो तो बीपीआईटी में 55% बच्चे प्लेस्ड हो गए थे लास्ट ईयर, 60% बच्चे भारतीय विद्यापीठ से प्लेस्ड हुए थे और 80% गुरु यहाँ से डॉक्टर अखिलेश दास से पास हुए थे। अब बाकी ये देख सकते हो कि लास्ट इस कॉलेज में जो एडमिशन हुआ है नॉर्मल होम स्टेट वाले बच्चों का जनरल कैटेगरी में, वो ये है। और अदर स्टेट वाले बच्चों का जो लास्ट एडमिशन हुआ है इस रैंक पे हुआ है, इसके बाद कोई एडमिशन नहीं हुआ था टिल राउंड 3 तक। स्पॉट राउंड में जो सीटें बच गई थी उसमें तो बहुतों का एडमिशन हुआ था, वो तो अपना डिफरेंट पार्ट है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। काउंसलिंग के लिए आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको जीजीएसआईपीयू से रिलेटेड कुछ और जानना हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डेफिनेटली आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग जीजीएसआईपीयू काउंसलिंग के रिगार्डिंग, किस कॉलेज में किस रैंक तक एडमिशन होता है, सब कुछ आपको एसटीबीजी पर मिल जाएगा। आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि काउंसलिंग की हर एक अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो चलो बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। आप जाके फटाफट आईपीयू का फॉर्म भर दो, बाकी फॉर्म भरने में कोई तकलीफ है तो मैं हुई। चलो बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू।